प्रीवियस क्लासेज के इस नए वीडियो सेशन में, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी और जाना था आवेशों के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे कूलाम का नियम, इसका अध्ययन करेंगे। पूरा कूलाम का नियम हम किस तरह से उपयोग करते हैं, क्या क्या इसकी सीमाएँ हैं, क्यों उपयोग करते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। क्रम वाइज सब जानते जाएंगे इसके बारे में। कूलाम का नियम, तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कूलाम का नियम हम पढ़ते क्यों हैं, तो इसका अध्ययन हम करते हैं। तो कूलाम का नियम हम इसलिए पढ़ते हैं, क्यों? कूलाम के नियम की सहायता से हम यह बता सकते हैं कि कोई भी परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक से बंधकर परमाणु की रचना करने में सहायता करता है। दूसरी अगर बात करें तो कूलाम का नियम हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु मिलकर अणु की रचना करते हैं, इसकी व्याख्या करने में कूलाम का नियम सफल हो पाया। और अगर बात करें तो अनेक परमाणु तथा अनेक अणु मिलकर ठोस तथा द्रवों की रचना करते हैं, यह कूलाम के नियम की सहायता से हमको पता चलता है। इसे हम कूलाम का नियम का महत्व भी कहते हैं। कहने मतलब क्या है, हम कूलाम का नियम इन्हीं 3 कारणों के कारण पढ़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों, स्थिर का मतलब क्या है, आवेश जो होंगे वह मूव नहीं करेंगे, विरामावस्था में होंगे। किन्हीं भी दो स्थिर 2 बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेश का मतलब क्या है, आवेश जो होगा उसकी मात्रा जो होगी वह बहुत छोटी होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो हल्का होगा। किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं भी स्थिर 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग जब भी हम नियम बताएं तो कॉपी पेन लेकर नोट करिए उसे। यहाँ पर मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर नोट करिए उसे। वीडियो को आप कहीं भी रोक सकते हैं इसलिए। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं जो स्थिर हैं। पहला है Q1, दूसरा है Q2। तो हम बनाते हैं इसका फिगर। तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है और इनकी बीच की अल्प दूरी जो है वो है r। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं भी 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इसी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को हम वैद्युत बल कहते हैं, जो कि कूलाम के नियम से निकल के आया। अगर हम इसे यफ से लिखें तब इन्होंने कहा लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेश हैं कौन कौन से, Q1 और Q2, तो इनके गुणनफल के समानुपाती, Q1 और Q2 के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तथा बीच की दूरी कितनी है, r हमने लिया है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आपका पहला नियम, पहला इक्वेशन। ये है दूसरा इक्वेशन। किन्हीं भी 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम आपको याद हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमने पहला इक्वेशन बना लिया, दूसरा। अब हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे इक्वेशन को आपस में मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, या एफ समानुपाती है Q1 Q2 के तथा व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक, यहाँ से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो गया दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को मिलाने पर। अब क्या करते हैं, जब अनुक्रमानुपाती हटता है या समानुपाती हटता है तब वहाँ पर एक नियतांक आता है।
तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एफ इज इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, के एक क्या है नियतांक है, के क्या है नियतांक है। इसका मान कितना होता है तो उसके बारे में देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। हम इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो k का मान कितना होता है तो हम कह सकते हैं k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिंबल है इसे हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी इसे पढ़ते हैं, एप्सिलॉन जीरो। इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। और इसी के का मान होता है 9 × 10⁹। ये हो गया के का मान। के का मान जो होता है वह दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात अगर हम कहें के का मान किस पर निर्भर करता है तो पहला आवेशों के बीच की दूरी पर, आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है के का मान। दूसरी बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं या इसका मान माध्यम पर भी निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, ये हो गया के का मान। तो अभी हमने पढ़ा एफ बराबर होता है, एफ बराबर अभी हमने पढ़ा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के का मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया कूलाम के नियम से वैद्युत बल की व्याख्या। या फिर यहाँ पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह क्या रख सकते हैं 9 × 10⁹ तो हो जाएगा यहाँ पर 1/, या फिर इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया एफ का मान या वैद्युत बल की व्याख्या। और आगे अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो है क्या, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइए। आप जब भी बैठिए या जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए इसके। तो आइए जानते हैं एप्सिलॉन जीरो के बारे में। तो एप्सिलॉन जीरो के बारे में हमें तीन बातें जानना है। पहला, इसका मात्रक क्या होता है, दूसरा इसका विमेय सूत्र क्या होता है, और तीसरा हमको जानना है इसका मान कितना होता है। और इसे हम कहते क्या हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो को हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इससे कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना अति ज़रूरी है। तो हम पहले इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक कैसे निकालते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से हम एप्सिलॉन जीरो का मान निकालें अगर हम, तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन जीरो को एफ की जगह रख दिया और एफ को एप्सिलॉन जीरो की जगह रख दिया। अब क्या करते हैं, इसके मात्रक को लिखते हैं। तो यहाँ पर 1/4 पाई ये जो है 1/4 पाई जो है यह बीमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यह बीमाहीन राशि इसलिए इसका मात्रक हम लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। तो Q1 Q2, Q1 क्या है आवेश है, Q2 क्या है आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो दोनों का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम करेंगे तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे। यहाँ पर एफ का अगर मात्रक निकालें तो एफ है बल, चाहे जो भी बल है, चाहे वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, सबका मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो हो जाएगा न्यूटन। और यहाँ पर आर क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी को हम नापते किस में है मीटर में। तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा गया है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का क्या निकाल लिया हमने मात्रक। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए इसके विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं।
नोट करते जाइए इसके बारे में। आप लोग छपैया करने में एकदम आगे रहिए, छापते जाइए खटाखट खटाखट। वीडियो को जहां आपको रोकना है वहां आप रोक लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बीमा की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन की बात करें तो हम कह सकते हैं 1/4 पाई जो है वो डायमेंशन लेस है। अब आप बात आती है यहाँ पर क्या, आवेश की। तो आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वह होता है 80। चूँकि यहाँ पर दो आवेश है तो दोनों का 80 × 80 तो हम कह सकते हैं 80 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर है यफ होता है बल, और बल का विमीय सूत्र होता है mL/2। और यहाँ पर r जो है, r दूरी है, कहने का मतलब क्या है, लंबाई है। और लंबाई को हम l से लिखते हैं डायमेंशन में, इसका वर्ग है तो L² हो जाएगा। जिसे हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m⁻⁻1, यहाँ पर l की पावर कितना हो जाएगा 3, और ऊपर जाएगा l⁻³ और ये हो जाएगा t⁻2। यहाँ पर है t⁻2 तो t⁻4 a⁻2। ये हो जाएगा ε0 का विमीय सूत्र या डायमेंशन। और अगर बात करें हम इसके बारे में तो हम इसका मूल मात्रक भी यहाँ से निकाल सकते हैं। मूल मात्रक मतलब कि 7 होते हैं, जिसमें हम लोग किलोग्राम, मीटर, सेकंड में विमीय सूत्र लिखते हैं या एम्पियर में, इन सभी चीज़ों में हम विमीय सूत्र लिखते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने 11th में पहले चैप्टर में अध्ययन किया है। तो मूल मात्रक में अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखें तो यहाँ पर m का मतलब हो गया किलोग्राम की पावर -1, l की पावर तो ये हो जाएगा मीटर की पावर -3, t है सेकंड तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड की पावर 4, a का मतलब है एम्पियर तो एम्पियर को हम AMP से यहाँ लिख रहे हैं एम्पियर की पावर 2। ये हो गया इसका मूल मात्रक। और अगर हम बात करें इसके मान की, ε0 का मान कितना होता है, ε0 का मान कितना होता है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 × 10⁹। यहाँ से अगर हम ε0 का मान निकालें तो हो जाएगा ε0 हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई × 9 × 10⁹। अब हम क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो पाई का मान रखते हैं। पाई का मान होता है 1/4 × 3.14। पाई का मान कितना होता है 3.14 × 9 × 10⁹। इसे हल करेंगे तो ε0 का मान जो आएगा वो आएगा 8.86 × 10⁻12। इसका मात्रक क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया ε0 का मान। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बस आपको फोकस करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नोट कर लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं इसके, और 2 इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बताते हैं के बारे में, जिसे अभी हमने क्या कहा था, कांस्टेंट कहा था, उसके बारे में अब हम बताते हैं के है क्या। पहली बात नोट में लिख लीजिएगा। पहला, जब आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तब के का मान कितना होता है वायु अथवा निर्वात में, 1 हो जाता है। तो एफ का मान हो जाएगा कितना, 1/4 पाई ε0। के होता है तो के की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। दूसरी बात अगर हम कहें तो जब आवेश माध्यम में स्थित हो, किसी अन्य माध्यम में स्थित हो तब एफ का मान क्या होगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 के Q1 Q2/r²। ये 2 बातें समझ में आ गई आपके। इसके बारे में और अगर आगे हम बढ़ें तो हम कह सकते हैं के को कहते हैं हम
माध्यम का परावैद्युतांक के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक के को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। तो इस के का मान जो होता है वह धातुओं के लिए या अन्य माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें सभी धातुओं के लिए तो के का मान जो होता है वह अनंत होता है, और अगर बात करें किसी अन्य माध्यम के लिए वायु अथवा निर्वात को छोड़कर तो के का मान जो होता है वह हमेशा 1 से अधिक होता है। और अगर हम बात करें तो के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, लेकिन यह परावैद्युतांक है क्या, तो हम इसे परिभाषित कर सकते हैं माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम करता है। माध्यम का वह गुण जो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम करता है या कम करने की कोशिश करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वैद्युत बल की जो दिशा होती है वह कहाँ पर होती है। अगर दो आवेश हों तो उसमें वैद्युत बल लगती किस तरफ है, किस दिशा में लगती है, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम लोग जानते हैं आवेशों पर जो बल लगता है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में लगता है। मान लीजिए कोई आवेश है Q1, ये कोई आवेश है Q2, तो इस पर जो बल लगेगा वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में लगेगा। किस प्रकार से, मान लीजिए पहला केस है हमारे पास, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हों। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये आवेश भी पॉजिटिव है, ये आवेश भी पॉजिटिव है, प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है। जब धनात्मक आवेश होते हैं तब आपस में दोनों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल अगर लगेगा तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल किधर की तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। कहने का मतलब इससे दूर भागने की कोशिश करेगा तो प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो हम कह सकते हैं F12 पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण, पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण। और अगर इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल लग रहा है तो किस दिशा में लगेगा, इस तरफ लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब ही है एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लगेगा कौन सा बल, F21, दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यह जो F12 है यह बराबर होगा F21 के। आवेश जो होता है वह हमेशा संतुलन की अवस्था में होगा, इसलिए ये दोनों बल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दूसरे केस के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो जब दोनों आवेश, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तब भी समान इसी तरह से बल लगेंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तभी इसी तरह से बल लगेंगे। आगे बात करते हैं, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, असमान प्रकृति के हों, तब किस प्रकार का बल लगेगा। तो हमने आपको बताया था समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो इन दोनों में आकर्षण बल लगेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे दोनों एक दूसरे को। तो होगा क्या, यहाँ पर ये पहला कंडीशन नोट रहने देते हैं, हम यहाँ पर समझते हैं। तो जब दोनों में आकर्षण लगेगा तो इस तरफ इस वाले आवेश के कारण ये जो बल लगेगा इस वाले आवेश पर इस प्रकार लगेगा, इधर की तरफ। इस वाले आवेश पर इस वाले आवेश के कारण इस प्रकार बल लगेगा, इस दिशा में। यहाँ पर जो बल लगेगा वो F12 होगा। F12 का मतलब क्या है, पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण। यहाँ पर जो बल लगेगा होगा F21, दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 होगा F21, क्योंकि आवेश जो होते हैं हमेशा संतुलन की अवस्था में होते हैं, इसलिए दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वह समान होगा, विपरीत नहीं होगा, समान होगा। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं।
नोट करते रहिए। आइए जानते हैं कूलाम का नियम हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। पहली बात, कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए ही उपयुक्त है। कूलाम का नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही उपयुक्त है। दूसरी बात अगर हम करें, पहली बात, कूलाम का नियम सिर्फ बिंदु आवेशों पर लगाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, कूलाम का नियम सिर्फ हल्के आवेशों पर ही प्रयोग किया जा सकता है, भारी आवेशों के लिए कूलाम का नियम उपयुक्त नहीं है। और अगर बात करें कूलाम के नियम के बारे में तो कूलाम का नियम हम लोग सिर्फ स्थिर आवेशों के बीच ही लगा सकते हैं, आवारा आवेशों के बीच नहीं। कहने का मतलब क्या है, कूलाम ने कहा कि हमारे रूल को आप वहीं लगा सकते हैं जहां पर स्थिर बिंदु आवेश हों, स्थिर भी हों और हल्के आवेश हों। तीसरी बात अगर हम करें यहाँ पर तो कूलाम का नियम हम लगा कहाँ सकते हैं, तो कूलाम का नियम हम वहीं पर लगा सकते हैं जहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की कम से कम दूरी 10⁻⁻15 से कम ना हो, 10⁻⁻15 मीटर से कम ना हो। इससे कम होगा तब हम कूलाम का नियम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये हो गई कूलाम के नियम की सीमाएं। आइए अब जानते हैं कूलाम के नियम से हम जिस वैद्युत बल का अध्ययन कर रहे हैं उस वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो वैद्युत बल हेडिंग डाल लेते हैं, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं तथा अंतर। समानता की अगर हम बात करें तो न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था सेम उसी की 2 कॉपी है कूलाम का नियम। न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम का फोटो कॉपी ही है कूलाम का नियम। कैसे? अगर इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F = G m1m2/r² होता है। कहने का मतलब क्या है, F का मान यहाँ कहाँ पर निर्भर कर रहा है, 2 द्रव्यमानों पर निर्भर कर रहा है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। F का मान यहाँ पर किस पर निर्भर कर रहा है, तो हम कहेंगे बीच की दूरी के वर्ग पर, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वैद्युत बल की अगर हम बात करें तो F बराबर कूलाम ने बताया K Q1 Q2/r²। इन्होंने यहाँ पर क्या चेंजेस किए, यहाँ पर 2 द्रव्यमान थे और इन्होंने यह नियम जो लगाया वह 2 आवेशों के बीच पर लगाया। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर क्या किया और चेंजेस, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई किया। यहाँ पर इन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियतांक G दिया था, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, माध्यम का परावैद्युतांक दिया। बस इतनी ही समानताएं हैं इसमें। अंतर की अगर हम बात करें वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, इसके अंतर की बात कर लेते हैं, कौन ज़्यादा सक्षम है दोनों में। तो अगर पहला अंतर हम देखें वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में, तो वैद्युत बल जो होता है वह 2 आवेशों के बीच लगाया जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह 2 द्रव्यमानों के बीच लगाया जाता है। ये हो गया पहला अंतर। दूसरे अंतर की हम बात करें अगर, तो दूसरा अंतर ये है कि अगर आपके पास कोई आवेशित वस्तु है तब उसमें वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं तथा कुछ ना कुछ असमानताएं हैं। और अगर बात करें दूसरे अंतर में तो हम ये कह सकते हैं वैद्युत बल जो होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है। तीसरे अंतर की बात करें अगर दोनों के बारे में, तो हम कह सकते हैं वैद्युत बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वह कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता,
जो द्रव्यमान है, एक एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है क्या नहीं बदलता, वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन उसका भार परिवर्तित हो सकता है। इसलिए आवेश को अगर यहाँ से आप ले जाओ अंतरिक्ष में या किसी दूसरे माध्यम में ले जाओगे तो उसका मान परिवर्तित होगा, लेकिन वैद्युत बल का मान परिवर्तित होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान परिवर्तित नहीं होगा। चौथे अंतर की अगर हम बात करें तो वैद्युत बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अगर बात करें हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना अधिक होता है। और अगर बात करें दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक होता है। और अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना अधिक होता है, शक्तिशाली होता है। कहने का मतलब क्या है, इन्हीं 3 दशाओं से हम यह जान सकते हैं कि वैद्युत बल का मान जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कूलाम के नियम को हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप इसे नोट करते जाइए, इसे आप खुद अपने शब्दों में लिखेंगे। हमने इसके बारे में आपको समझा दिया है, सारी चीज़ें हमने बोल भी दी है। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं हम गुरुत्वाकर्षण कूलाम का नियम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताएं तो कूलाम का नियम उपयोग करते समय हमें जो बातें ध्यान देनी है उसमें पहली बात यह है कि कूलाम का नियम जब हम उपयोग करें तो आवेशों का मान चाहे धनात्मक दिया गया हो या ऋणात्मक, हम उसे हमेशा धनात्मक ही लिखेंगे, उसके चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे, चिन्ह का उपयोग नहीं करें। क्यों? क्योंकि धनात्मक तथा ऋणात्मक साइन तो यह बता रहा है कि इसके बीच बल जो है वह आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का है, इसलिए हम साइन का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात करें, अगर n आवेशों में लगने वाली बल की संख्या ज्ञात करनी हो, n आवेश हों और पूछा जाए इसमें कि वैद्युत बल कितना लगेगा या कितना बल लग रहा है, तो आप बता सकते हैं n × n-1/2 से। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि दो आवेश हैं, इनके बीच कितना वैद्युत बल लगेगा, इनके बीच कितना वैद्युत बल लगेगा, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 1/2 बराबर 2 बराबर 1। यहाँ पर इसे घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या 1 कितना बल लगेगा, 1। कहने का मतलब क्या, अगर ये 2 आवेश हों तो इसमें सिर्फ कितना बल लगेगा, 1, या तो इस दिशा में या तो इस दिशा में लग सकता है। और अगर बात करें अगर 3 आवेश हों, आपसे पूछा जाए अगर 3 आवेश हों तब उनके बीच कैसा किस प्रकार कितने बल लगेंगे, तो आप यह कह सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे 3 × 3 - 1/2 से, तो आप इसे गेन करेंगे 3 दूनी 6, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना आएगा, 3 बल आएंगे, 3 बल। कहने का मतलब क्या है, 3 आवेशों के बीच कितने बल लगेंगे, 3 बल लगेंगे। कैसे, देखिए इधर अगर 3 आवेश तो 3 दोनों को मिला दीजिए, तो 1 बल इधर, 1 बल इधर, 1 बल इधर। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए आपके पास 4 आवेश हों तब उनके बीच कितना बल लगेगा, कितने प्रकार के वैद्युत बल लगेंगे, तो आप कह सकते हैं 4 × 4 - 1/2 हल करेंगे तो 4×3 = 12/2 बराबर 6 बल लगेंगे, 6 बल लगेंगे। किस प्रकार से लगेंगे, अगर चौथा आवेश यहाँ पर स्थित हो तो हम इसे देखेंगे, इधर देखिए एक चौथा बल लग गया, ये हो गया आपका 5वां बल और ये हो गया आपका 6वां बल। इस प्रकार से आवेशों के बीच बल लगते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। और अगर बात करें, अगर किन्हीं, तीसरी बात अगर हम इसके बारे में करें, अगर किन्हीं भी 2 आवेशों के बीच
कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए तब भी उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश स्थित हैं Q1 व Q2, इनके बीच एक और आवेश रख दें Q3, तब इन दोनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल Q1 और Q2 आवेश के बीच लगने वाले वैद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें Q2 और Q3 पर तो इन दोनों के मान अलग हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये है चिंटू आपके पास, ठीक, और ये है चिंटू की बहन, ये है चिंटू की बहन। अब इनके बीच इनके पिताजी आ जाएं तो क्या चिंटू और उसके बहन का रिश्ता बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। कहने का मतलब क्या है, हमेशा चिंटू की बहन ही रहेगी। चिंटू के पिताजी हमेशा चिंटू के पिताजी ही रहेंगे, चाहे इनके बीच इनकी बहन आ जाए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी प्रकार किन्हीं भी दो आवेशों के बीच अगर तीसरा आवेश आ जाए तब भी उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं न्यूमेरिकल हल करते समय कुछ सावधानियां आपको देखनी है, जिसमें कभी कभी पूछा जाता है परिणामी बल निकालने के बारे में। परिणामी बल, तो परिणामी बल ज्ञात करना आपने 11th में पढ़ रखा है, लेकिन मैं उसका शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ कैसे हल करना है। तो मान लीजिए कोई दो बल है और समान दिशा में लग रहा है, समान दिशा में दो बल लग रहे हैं, ये है F1 और दूसरा बल है F2। तब इसका परिणामी जब आप निकालेंगे तो F बराबर निकालेंगे F1 प्लस F2 के सूत्र से। अगर यही बल दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तब आप इसका परिणामी बल निकालेंगे। इस प्रकार से लग रहे हैं, अगर यहाँ पर F1 लग रहा है, यहाँ पर F2 लग रहा है, तो F बराबर निकालेंगे तो F1 माइनस F2 से। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, हमेशा बल को बड़े वाले बल से छोटा वाला बल घटाएंगे। ये हो गया। और अगर तीसरी बात की जाए इसके बारे में, तो अगर ना तो समान दिशा में बल लग रहे हों, समान दिशा में ना, समान दिशा में ना विपरीत दिशा में, बल्कि बल थीटा कोण पर लग रहा हो, थीटा कोण पर, तो हम कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से अगर बल लग रहा हो, यहाँ पर F1 यहाँ पर F2 थीटा कोण पर, तो तब हम इसका परिणामी निकालते समय F इक्वल टू कर सकते हैं अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये है इसका फार्मूला। ये सावधानियां हम न्यूमेरिकल हल करते समय कूलाम के नियम के उसमें लगाएंगे, ये सारे नियम्स का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आज की वीडियो में हमने कूलाम के नियम का पूरा क्रम वाइज शुरू से लेकर अंत तक हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था, आपको बताया था कूलाम का नियम कैसे उपयोग करते हैं, कितना महत्व है, सब कुछ पढ़ा और अंत तक ला के हम आपको इसके न्यूमेरिकल पर छोड़ रहे हैं। अगला वीडियो जो होगा वह कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न से ही संबंधित होगा। हम उसमें आपको अच्छे अच्छे आंकिक प्रश्न लेकर आएंगे और बताएंगे कि आप आंकिक प्रश्न हल करेंगे कैसे और कितना आसान होता है, एग्ज़ाम में कैसे आंकिक प्रश्न आप हल करके लगाएंगे। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, बस आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, आपके जान पहचान जो भी हैं सबके पास भेजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, उनको भी ज्ञान प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिले। क्योंकि कंटेंट तो अच्छे हैं ही, आपको अच्छे कंटेंट यूट्यूब पर भी खोजने पर जल्दी मिलते नहीं हैं, इसलिए उनको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।